हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। तो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पेपर हो गया बच्चे। आई होप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो जो लेवल था पेपर का वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पेपर जो था इजी था। 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी क्वेश्चंस जो थे उनकी कैलकुलेशंस भी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इजी थी। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो पेपर 11/9/2022 को हुआ था। सेट ए है हमारे पास। तो शुरू करते हैं बच्चे डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days and 20 days respectively. A and C left 3 days before the completion of the work. In how many days will the work be completed? तो हमें ये निकालना है कि हमारा वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम x डेज मान लेते हैं कि हमारा वर्क जो था वो x डेज में कंप्लीट हो रहा है एंड दैट इज गिवन इन द ऑप्शन। वो चीज हमें ऑप्शन में गिवन है। क्या करते थे हम क्वेश्चन में, हमारे पास टाइम है 12 days, 15 days एंड 20 days। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज माई टोटल वर्क। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। तो मेरे पास आ गया 60, यानी कि 60 यूनिट्स जो है ये मेरे पास टोटल वर्क आ गया। एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास आ गया 5 यूनिट्स। बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 15, हमारे पास आ गया 4 यूनिट्स। सीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 3 यूनिट्स आ गया। ठीक है बच्चे, चलो अब इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी। अब हमने यहां पे लेट कर लिया कि हमारा जो ये वर्क है वो x डेज में कंप्लीट होता है। तो 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए एंड सी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि ए और सी जो हैं वो x में से 3 days माइनस कर लेते हैं। ए और सी x माइनस 3 days काम कर रहे हैं, जो भी ये हमारे पास वर्क है। तो ए प्लस सीज 1 डे वर्क, दोनों का कंबाइंड 1 डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज। 1 डे वर्क को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज द वर्क डन बाय ए एंड सी। नाउ बी छोड़ के नहीं जा रहा, तो बी ने कितने दिन काम किया है, बी ने x डेज काम किया है। तो बी इज 1 डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज, दिस इज द वर्क डन बाय बी। वर्क डन बाय ए एंड सी, वर्क डन बाय बी इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारे पास कितना है बच्चे, 60 है। सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज योर आंसर। और वो x हमें ऑप्शन में गिवन है। तो a की वैल्यू हम 5 पुट कर लेते हैं, b की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं। 5 + 3 8 हो गया, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x आ गया, माइनस 8 × 3 24 हो गया, प्लस बीज 1 डे वर्क कितना था 4 को x से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4x आ गया इज इक्वल टू 60 आ गया। 4x + 8x ये हमारे पास आ गया 12x इज इक्वल टू -24। राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, 60 + 24 ये मेरे पास आ जाएगा 84 एंड x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। यानी कि ये जो हमारे पास टोटल वर्क है ये 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 7 इज गिवन इन द बी ऑप्शन। तो बच्चे बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश हैज सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। इफ 3 मैंगोज गेट rotten, then rest can be divided into 6 bunches having equal number of mangoes। यानी कि मेरे पास अगर मैं जितने भी टोटल मैंगोज थे उन टोटल मैंगोज में से अगर हम 3 मैंगोज जो हैं वो माइनस कर देते हैं, टोटल मैंगोज में से अगर मैं 3 मैंगोज माइनस कर दूंगा तो जो रिमेनिंग मैंगोज हैं बच्चे वो 6 का मल्टीपल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो रिमेनिंग मैंगोज हैं वो 6 बंचेस में हमने जो है डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हर बंच में इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज हैं, यानी कि वो 6 के मल्टीपल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इफ
2 मैंगोज गेट रॉटन, यानी कि टोटल मैंगोज में से अगर मैं 2 रॉटन मैंगोज माइनस कर देता हूं तो जो रिमेनिंग मैंगोज होंगे देन रेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 bunches having equal number of mangoes. What is the number of mangoes with Ramesh? तो सिंपल है, ऑप्शन का यूज करेंगे। मेरे पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो रिमेनिंग इज मल्टीपल ऑफ 6, वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे पास जो भी ऑप्शन है अगर मैं उसमें से 2 रॉटन मैंगोज माइनस करता हूं तो रिमेनिंग वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 7, वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस यूज करते हैं। पहली ऑप्शन 285, तो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं 285 में से 2 माइनस करता हूं तो 283 आ जाएगा। 283 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं होता क्योंकि 280 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, 287 से डिविजिबल है, 283 7 से डिविजिबल नहीं है। ये ऑप्शन गलत होगी, ए इज नॉट द आंसर। बी ऑप्शन 423, अगेन अगर मैं इसमें से 2 माइनस करता हूं 421 आ जाएगा, दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7, नॉट डिविजिबल बाय 7, दैट इज नॉट द आंसर। तो ये ऑप्शन बी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। सी ऑप्शन की बात करते हैं, 562, अगर 562 में से मैं 2 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 560। 560 इज मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 से डिविजिबल है। चलो ठीक है, नाउ 562 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 559। ठीक है बच्चे, तो 559 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगी, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सी ऑप्शन भी बच्चे हमारा आंसर नहीं है। आउट ऑफ 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, 4th ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे इस ऑप्शन को लेके सॉल्व करना है, मेरे पास था 345 टोटल मैंगोज, इसमें से अगर मैं 3 रॉटन मैंगोज माइनस करता हूं तो रिमेनिंग 342 आ जाएगा। क्या 342 6 का मल्टीपल है, 6 से डिविजिबल है। 6 5 का 30, 42 आ गया, 6 7 का 42, यस दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 6, ये नंबर 6 से डिविजिबल है। दूसरी कंडीशन, 345 में से अगर मैं 2 रॉटन मैंगोज माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 343 आ गया। क्या 343 जो है ये 7 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है? यस, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। 7 4 का 28, 6 आ गया 63 हो गया, 7 9 का 63, दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज द डी ऑप्शन। ये टोटल नंबर ऑफ मैंगोज आ गए 345, डी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस वर्ड? ये एक वर्ड है, इस वर्ड की मुझे मिरर इमेज जो है वो फाइंड करनी है। तो जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कैसी होगी? वो सबसे पहले मुझे आई विजिबल होगा, आई की मिरर इमेज, फिर एल की। जो मिरर इमेज होती है हमारे पास, जो राइट साइड वाला पार्ट है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है, लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो ऑप्शंस चेक करते हैं। अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो मेरी ऑप्शन जो है वो TIR से एंड होनी चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो TIU, थर्ड लास्ट प्लेस पे U है, लेकिन मेरे पास थर्ड लास्ट प्लेस पे R होना चाहिए, तो A इज नॉट द आंसर। पूरे वर्ड की मिरर इमेज फाइंड करने की बजाय हम ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे। ए ऑप्शन एलिमिनेट होगी, बी ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी, क्योंकि थर्ड लास्ट जो मेरे पास यहां पे लेटर है दैट इज यू, लेकिन मेरे पास आर होना चाहिए था, तो बी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। आइदर सी ऑप्शन इज द आंसर या डी ऑप्शन इज द आंसर। अब हम क्या करते हैं, सी और डी में चेंज देखते हैं, ऑप्शन में कौन सी प्लेस के ऊपर चेंज है उसको चेक कर लेंगे। चलो चेक करते हैं, ये आई सेम है, एल सेम है, एल सेम है, ए सेम है, पी पी ए आर, आर के बाद हमारे पास ये चेंज अब यहां पे दिस वन CURIT, रिमेनिंग कोई चेंज नहीं है। यानी कि अगर मैं लास्ट से काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि लास्ट से
जो 6th लेटर है वो हमारे पास H है ऑप्शन में। तो जो क्वेश्चन है उसके स्टार्टिंग से जो 6th लेटर है वो चेक कर लेते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 C के बाद H आना चाहिए। तो जो मिरर इमेज है उसमें H के बाद C आना चाहिए, H के बाद C आना चाहिए। दिस इज द आंसर। यहां पे I के बाद C था, दैट इज नॉट योर आंसर। C इज द रॉन्ग ऑप्शन। D हमारा आंसर आ गया। D ऑप्शन इज द आंसर। रिमेनिंग ऑप्शन एलिमिनेट होगी। पूरे वर्ड की मिरर इमेज अगर हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा टाइम वेस्टेज होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 Indian and 3 Chinese in a group of 6 people. टोटल 6 people हैं और 6 people में से 3 Indians हैं और 3 Chinese हैं बच्चे। Next, how many subgroups of this can we choose so that every subgroup has at least one Indian? At least one Indian, कम से कम एक इंडियन होना चाहिए। 1 इंडियन, 2 इंडियन या 3 इंडियन। 0 इंडियन के केसेस हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और सब ग्रुप्स बनाने हैं। अब उन सब ग्रुप्स में टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे? जितने मर्जी हो सकते हैं। एक पीपल भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो कैसे कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम यहां पे जो पर्सन्स हैं इनकी सिलेक्शंस करते हैं। हमारे पास इंडियंस जो हैं ये कितने वे में सिलेक्ट हो सकते हैं? 3C0, 0 कंसीडर नहीं करना क्योंकि एटलीस्ट एक इंडियन चाहिए ही चाहिए हमें। तो मेरे पास यहां पे आ गया 3C1 या 3C2 या फिर 3C3। हमारे पास ये 3 केसेस होंगे। सुन, अब इनके साथ जो हमारे पास चाइनीज हैं वो कितने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एक ही होगा या 2 होंगे, वो 0 भी हो सकता है। तो चाइनीज की सिलेक्शन जो है हमारे पास वो क्या होगी? 0 और मोर की हमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर। और सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला कैसे बना वो भी बताऊंगा आपको। सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर यानी कि 3 चाइनीज में से 0 सिलेक्ट कर लो, या फिर 3 में से 1 सिलेक्ट कर लो, या फिर 3 में से 2 सिलेक्ट कर लो, या 3 में से 3 सिलेक्ट कर लो। मेरे पास ये 4 केसेस बनेंगे सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर की। और ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। और इस केस में मेरे पास n जो है दैट इज 3, यानी कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास 8 वेज होंगे। तो चाइनीज को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 8 वेज है। 3 में से 0 की सिलेक्शन, कोई भी चाइनीज सिलेक्ट नहीं हो रहा। 3 में से 1 सिलेक्ट हो रहा है, आइदर फर्स्ट चाइनीज, आइदर सेकंड, आइदर थर्ड। और 3 में से 2 या 3 में से 3 बचे, यहां पे 3 आएगा। 3 में से 3 में से 0, 3 में से 1, 3 में से 2 और 3 में से 3 की सिलेक्शन इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व भी करते हो, 3 की पावर 3C0 इज 1, 3C1 इज 3, 3C2 इज अगेन 3 और 3C3 इज 1। तो इनका टोटल कितना आ गया मेरे पास? 3 6 7 8। इनका टोटल 8 आ गया, या फिर ये फार्मूला होता है दिस इज 2 की पावर 3, 8 आ गया। ठीक है, चलो अब 3C1 के साथ मेरे पास चाइनीज की सिलेक्शन के 8 वेज हैं, 3C2 के साथ मेरे पास 8 वेज हैं और 3C3 के साथ भी मेरे पास टोटल 8 वेज हैं। इन सभी को सॉल्व करते हैं और प्लस करते हैं, दैट इज माय आंसर। 3C1 ये इंडियंस के लिए सिलेक्शन हो रही है। 3C1, 3C2, 3C3। तो इंडियंस की अगर मैं बात करता, ठीक है, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3C1 की वैल्यू 3 है, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 24 वेज है। अगर एक इंडियन सिलेक्ट होता है, आइदर फर्स्ट इंडियन, सेकंड इंडियन या थर्ड इंडियन, 3 वे से सिलेक्ट होगा, 3 × 8 24 हो गया। 3 में से 2 की सिलेक्शन चाहिए, तो ये भी मेरे पास 3 वेज हैं। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 24 हो गया।
3C3 वन वे होगा, 1 into 8, ये मेरे पास 8 वेज हो गए, प्लस करते हैं कितना हो गया 4 + 4 8 + 8 16, 1 कैरी 56 हो गया, यानी कि टोटल वेज हमारे पास सिलेक्शन के 56 वेज हो गए, दैट इज गिवन इन द ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चे, सेम क्वेश्चन को हम एक और वे से कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास ये इंडियन है एंड ये चाइनीज है, इंडियन को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? उन्होंने क्या कहा था, एटलीस्ट एक इंडियन सिलेक्ट होना चाहिए। तो इंडियन की सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन इंडियन। तो इसमें मेरे पास क्या है, 3 में से एक इंडियन सिलेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 3C1, 3C2 एंड 3C3, ये 3 वेज होंगे मेरे पास सिलेक्शन के। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 7 के इक्वल आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 1 है, टोटल किया 7 आ गया। अब चाइनीज को सिलेक्शन क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ 0 और मोर चाइनीज आउट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। तो ये मेरे पास टोटल 8 वेज हो जाएंगे। दोनों चीजें एक साथ होना जरूरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई किया मेरे पास 56 वेज हो गए। दिस ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेलेक्ट द नंबर that can replace the question mark in the following series। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल है। 1537 और ये 39 हो गया, 2 इंक्रीज हो गया, 39 से 43 4 इंक्रीज हो गया, नेक्स्ट हमारे पास 6 इंक्रीज हो जाएगा। तो 1543 में बच्चे अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो मेरे पास 1549 आ जाएगा। उसके बाद 8 प्लस करते हैं, अगर मैं 1549 में 8 प्लस करूंगा तो 1557 हो जाएगा, ये गिवन है। इसमें अगर मैं 8 प्लस किया था, 10 प्लस करता हूं तो 1567 हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास 6 इंक्रीज होगा और 6 इंक्रीज होने के बाद हमारे पास जो नंबर है वो 1549 आ जाएगा। 1549 इज गिवन इन ए ऑप्शन, तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर फ्रॉम ए टू जेड are numbered 1 to 26 respectively. If GHI is equal to GHI is equal to 1578. What is the rank of G? G का रैंक क्या है? G का रैंक हमारे पास आता है GHI FG, F का 6 होता है, इसका 7 आ गया, G का H का 8 हो गया और I का 9 हो गया। ठीक है बच्चे, ये मेरे पास क्या बन गया, 789 बन गया, 789 लिख लेते हैं। अगर मैं इसको डबल करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 9 का 18, 8 1 कैरी, 8 2 का 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 7 2 का 14 प्लस 1 15, मेरे पास 1578 आ जाएगा, जो कि मुझे गिवन था। यानी कि इनकी जो भी पोजीशन है अल्फाबेट्स के अंदर, उनको हम लिख लेंगे, डबल कर देंगे, हमारे पास ये कोड आ जाएगा। आगे क्या गिवन था, GHI हमारे पास हो गया बच्चे। नेक्स्ट दे रखा था DEF 912 के इक्वल है, DEF, D का रैंक 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इनको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 2 का 12, 2 1 कैरी, 5 into 2 10 plus 1 11, 1 कैरी, 4 2 का 8 plus 1 9, 912 आ गया। 912 मुझे गिवन था, मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल होगी, ABC। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3, C का रैंक 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 642, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू होगी ABC की दैट इज 246 एंड 246 इज गिवन इन डी ऑप्शन। तो बच्चे डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया।
डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए रनर was crossing the 12 kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race। यानी कि 80% of total race is equal to 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर के इक्वल है। How many kilometer was the runner supposed to run in the event? टोटल रेस कितने किलोमीटर्स की है, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो 80% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड 12/80% मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 3 का, 4 2 का, 2 5 का, 5 3 का, 15 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इसकी बजाय भी मैं डायरेक्ट जो है 12 डिवाइडेड बाय 80% 0.8 कर लेता। 80% 80/100 0.8 हो जाता। पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर 8 आ गया, इसकी कटिंग कर लेते हैं, 15 आ जाएगा डायरेक्टली। हमारे पास जो रेस है दैट इज इक्वल टू 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो बच्चे बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्या चीज गिवन है, उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। हमें गिवन था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु वर एनरोल्ड फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम, जो MBA एंट्रेंस एग्जाम में एनरोल हुए। एंड और क्या गिवन है, द कैंडिडेट्स out of those enrolled who passed the exam in different institutes। पहला पाई चार्ट हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बता रहा है, दिस इज फिगर 1। फिगर 1 में मुझे गिवन था कि कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर एग्जाम, कि टोटल कैंडिडेट्स जो एनरोल्ड हैं एग्जाम के अंदर दैट इज 8,550। और इस वैल्यू का 22% ए इंस्टीट्यूट से हैं, बी इंस्टीट्यूट से 15%, सी से 10%, डी से 17%, ई से 8%, एफ से 12% और जी से 16%। ये तो थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट्स जो थे MBA एंट्रेंस एग्जाम में एनरोल हुए हैं, और टोटल एनरोलमेंट मुझे 8,550 गिवन है। फिगर 2 क्या बताती है, फिगर 2 बता रही है कैंडिडेट्स हु पास द एग्जाम। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स को पास किया है उन्होंने। टोटल हमारे पास जो पास दे रखे हैं वो 5,700 टोटल पासिंग गिवन है। ठीक है बच्चे, ये तो था हमें डाटा के अंदर क्या गिवन था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई। इंस्टीट्यूट से टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो सेम इंस्टीट्यूट से ही कितने एनरोल थे, उसके कंपैरेटिवली कितने पास हुए, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो डाटा के अंदर वैल्यूज देखते हैं। इनको मैं इरेज कर देता हूं बच्चे, जो मैंने यहां पे लिखा है। सबसे पहले हमारे पास ई इंस्टीट्यूट से 9% स्टूडेंट जो हैं वो पास एग्जाम को पास किया उन्होंने। टोटल स्टूडेंट 5700 था, तो हमारे पास जो पास हुए बच्चे वो 5700 का 9%, ये पासिंग स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास इंस्टीट्यूट ई के। इनकी परसेंटेज निकालनी है। कहां से निकालनी है, मुझे इनकी परसेंटेज निकालनी है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो सेम इंस्टीट्यूट में, ई इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड कितने थे। तो ई इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ एनरोल्ड मेरे पास कितना था, 8% ऑफ दिस वैल्यू 8,550 का 8%। तो मेरे पास यहां पे आ जाएगा 8,550 इंटू 8%, दिस मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है बच्चे, सिंपल था। अब कैलकुलेशन रहेगी, सॉल्व कर लेते हैं।
0 से 0 कट गया, ये 19 3 का 57, 0 19 4 का 76 और 95 19 5 का 95, 15 पे कटिंग कर लेते हैं, 15 2 का 30, 15 3 का 45, इन दोनों की कटिंग की 2/3 आ गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है। और कटिंग कर लेते हैं, 3 3 का 9 और 2 4 का 8, 3/4 मल्टीप्लाई 100 दैट इज इक्वल टू 75%। मेरे पास क्या आ गया, 75% आ गया। तो 75% इज द आंसर दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो बच्चे बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास टू द कैंडिडेट्स एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट बी एंड सी टुगेदर। दोनों इंस्टीट्यूट्स बी एंड सी टुगेदर में हमें क्या निकालना है कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास, कितने कैंडिडेट पास हुए डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट एनरोल्ड थे इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में कंबाइंड। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो पास थे वो टोटल थे 5700 और जो एनरोल्ड थे मेरे पास टोटल दैट इज 8550। अब परसेंटेज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बी एंड सी के टोटल परसेंटेज कितने थे। तो हमारे पास बी एंड सी 17 एंड 13 दोनों परसेंटेज का टोटल मेरे पास आ गया 30%। इस वैल्यू का 30% जो थे वो पास हुए थे इन दोनों इंस्टीट्यूट से, 30%। और टोटल स्टूडेंट्स थे कितने हमारे पास बी एंड सी इंस्टीट्यूट्स में, 15 + 10 टोटल 25% ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू का टोटल 25% परसेंटेज निकालनी है बाकी हमें सिर्फ, यानी कि 5700 का मुझे 30% कैलकुलेट करना है और 8550 का मुझे 25% कैलकुलेट करना है। इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने कटिंग की थी, ये 2 पे कट हो गया, ये 3 पे कट हो गया। लास्ट क्वेश्चन में कटिंग की थी, ये 0 से 0 कट गया, ये मेरे पास 5 पे कटिंग हो जाएगी, 5 6 का 5 5 का, 3 पे कटिंग कर लेते हैं, 3 1 का 3 2 का। तो मेरे पास आ गया 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू 80%। क्या परसेंटेज आ गई मेरे पास, 80% आ गया। दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ए टुगेदर। अब मुझे डी एंड ए टुगेदर की निकालनी है, एक्सीड्स द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम ई एंड सी टुगेदर। ई एंड सी टुगेदर में मुझे एनरोलमेंट चाहिए और डी एंड ए की मुझे पास चाहिए कि कितने कैंडिडेट्स पास हुए। तो डी एंड ए की परसेंटेज क्या थी, दोबारा से देख लेते हैं। डी एंड ए, हमारे पास ए के 18% है, डी के 16% है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 34%। ठीक है, किस वैल्यू का, 5700 का। 34% ऑफ 5700 ये आ गया। तो ये मेरे पास था ए एंड डी में कितने स्टूडेंट जो थे वो पास हुए थे। अब ई एंड सी की मुझे एनरोलमेंट निकालनी है। तो ई एंड सी की एनरोलमेंट कितनी है, ये एनरोलमेंट है ई एंड सी की। तो ई में 8% है और सी के 10% है, दोनों का टोटल 18% हो गया। इस वैल्यू का 18% 18% ऑफ 8550, दिस 8550 ही था ना, यस। अब मुझे ये निकालना है कि दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से कितनी ज्यादा है। फिर से रीड कर लो कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी एंड ए टुगेदर एक्सीड, ये वैल्यू कितनी ज्यादा है
किससे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई एंड सी टुगेदर। दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज द आंसर, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अब इसकी कटिंग करने की बजाय हम इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन आएगा? 34 एंड 18, इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया। 100 एंड 100, इन दोनों में से 100 कॉमन आ गया। ठीक है, 5700 और 8550, तो इनमें से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास एक तो ये आ जाएगा 19 कॉमन आ रहा है दोनों में, 19 कॉमन ले लेते हैं। यहां पे कितना रह जाएगा? 19, यहां 300 रह गया, और 19 अगर इसमें से कॉमन लेते हैं तो यहां पे रह जाएगा 19 4 का 76, 5 19 5 का 0, 450 रह जाएगा। अब 300 और 450 में से अगर मुझे कॉमन लेना है तो ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा 150 भी कॉमन आ जाएगा। ये मेरे पास कॉमन वैल्यूज आ गई। अब यहां क्या रह गया? 100 चला गया, 34 में से 2 कॉमन मैंने बाहर लिख लिया, यहां 17 रह गया। यहां से मैंने 150, एक तो 19 कॉमन लिया, ये आ गया, फिर मैंने 150 कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। आप ऐसे कॉमन ना लेके इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके भी माइनस कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। मैं कॉमन लेके माइनस कर रहा हूं। 100 चला गया, 18 में से 2 चला गया, ये 9 रह गया। यहां से मैंने 19 कॉमन लिया, 450 रह गया, 450 में से 150 कॉमन लिया, तो मेरे पास ये 3 रह गया, 3, दिस वन। 9 इंटू 3 27 हो गया, 7 इंटू 2 34 हो गया, दोनों को माइनस करते हैं तो मेरे पास 7 आ गया, 3 + 4 7 आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। 52 का 100, 53 का 150, 2 से 2 कट हो गया, मेरे पास क्या रह गया? 19 × 3 × 7, ये रह गया। सॉल्व कर लेते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आ गया। 21 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर 9 से एंड होगा। 2 ऑप्शन ये रॉन्ग होगी। 19 1 का 19, 1 कैरी, 19 2 का 38 + 1 39, 399 इज द आंसर, दैट इज गिवन इन बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन दे रखा है, लाइन ग्राफ दे रखा है। अब लाइन ग्राफ में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है? द लाइन ग्राफ गिव्स प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज दे रखी है ऑफ 2 कंपनीज, 2 कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, ओवर डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट ईयर्स दे रखे थे। 2016, 2017, 2018, 19, 2020, 2021 एंड 2022। जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है और जो डॉटेड लाइन है वो बी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये डॉटेड वाली जो है लाइन, दिस लाइन, ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये सेकंड ए कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। डाटा के अंदर सिर्फ इतना ही दे रखा है, बाकी क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं क्या चीज गिवन है। मुझे इसको इरेज कर देता हूं जो मैंने यहां लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2022 में जो कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट है दैट इज 60% मोर बाय 60%। तो 60% मोर यानी कि 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन द प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर मेरे पास 2021 की जो इन्वेस्टमेंट है अगर मैं उसको 100 लेट कर लेता हूं तो 2022 की जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास 160 आ जाएगी। अगर 2021 की इन्वेस्टमेंट 100 है तो 2022 की 160 आ जाएगी। आगे क्या कहा था? इनकम इन 2022। अब मेरी इनकम किसके इक्वल होगी ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। इस पूरे सेट के अंदर इनकम वर्ड इंपॉर्टेंट था। तो इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। वो इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट के सम को अपनी इनकम कंसीडर कर रहा है, इसको अपनी इनकम कंसीडर कर रहा है। ठीक है,
चलो आगे क्या कहा था, इनकम इन 2022 वाज व्हाट परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2021। इन्वेस्टमेंट तो मेरे पास ये है, इन्वेस्टमेंट, ये भी मुझे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो व्हाट इज द इनकम ऑफ 2022 की इनकम क्या होगी, ये इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं 2022 का। तो 2022 का प्रॉफिट क्या था, कौन सी कंपनी का चाहिए था मुझे, कंपनी बी का 22 का प्रॉफिट चाहिए। कंपनी बी डॉटेड लाइन है, 22 मेरे पास ये दे लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट इज 75% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी 160, इस 160 का 75% कैलकुलेट करते हैं, तो 75% होता है 3/4, 160 इंटू 75% दैट इज 3/4, 4 का 0 का 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ गया। दोनों को प्लस किया, मेरे पास इनकम कितनी आ जाएगी, मेरे पास इनकम आ गई 280 इज द इनकम। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है, इनकम ऑफ 2022 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट से कंपैरिजन करने को कहा है कि इनकम ऑफ 2022 दैट इज 280 was what percent of the investment in 2021। तो 2021 की इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में आ जाएगी, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करते हैं, मेरे पास 280% आ जाएगा, एंड 280% इज गिवन इन द ऑप्शन ए। ऑप्शन में 280% दे रखा है, ए ऑप्शन हमारा बच्चे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी ए। कंपनी ए की एवरेज इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर वाज ₹26 लाख। हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट दे रखी है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 26 लाख। ठीक है, चलो आगे क्या दे रखा है, व्हाट वाज द एवरेज इनकम, एवरेज इनकम ओवर द ईयर। हमारे पास एवरेज इनकम क्या होगी, तो एवरेज इनकम कैसे निकलेगी, डिफरेंट ईयर्स की हमें इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट चाहिए, सभी ईयर्स की हमें इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का सम निकालना है, और सम निकालने के बाद हम उनको डिवाइड कर लेंगे नंबर से। तो नंबर ऑफ ईयर्स तो मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन मुझे प्रॉफिट की परसेंटेज भी पता है, लेकिन हमें डिफरेंट ईयर की बच्चे इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी, हमें इन्वेस्टमेंट की सिर्फ एवरेज दे रखी है। तो जब तक मुझे डिफरेंट ईयर्स की इन्वेस्टमेंट मालूम नहीं होगी, मैं इनकम नहीं निकाल सकता, और मैं इनकम नहीं निकाल सकता तो मैं एवरेज ऑफ इनकम भी नहीं निकाल सकता। इट मीन व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज डाटा इनएडुकेट। हम यहां पे एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफरेंट ईयर्स की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, यहां पे हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, लेकिन डिफरेंट ईयर की इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी थी, उसमें चेंज हो सकता था, किसी की इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी कम होगी, एवरेज गिवन है बट एक्यूरेट इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन थी। तो डाटा इनएडुकेट, डी ऑप्शन इज द आंसर। इस केस में हमारा आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2020 की कंपनी ए की इनकम निकालो। इनकम निकालनी है मुझको कंपनी ए की। ठीक है, जो कंपनी ए की इनकम है कौन से ईयर में, 2020 में, वॉज ₹18.6 लाख, ये हमें 18.6 लाख दे रखी है। व्हाट वॉज द इन्वेस्टमेंट, सेम ईयर में इन्वेस्टमेंट कितनी थी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बच्चे एक्स मान लेता हूं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट थी दैट इज एक्स, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, मैंने बस बोला था आपको कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम 18.6 लाख। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने एक्स मान लिया, प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि 2020 का ए कंपनी का प्रॉफिट कितना था। 2020 ये है कंपनी ए का प्रॉफिट 55% है,
तो 55%, x प्लस 55% ऑफ x, ये मेरे पास इनकम आ गई। दोनों को प्लस करते हैं, 1.55x आ गया इज इक्वल टू 18.6 और x इज इक्वल टू 18.6 डिवाइडेड बाय 1.55 लैक्स। सॉल्व कर लो, दैट इज योर आंसर, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 18.60 लिख लिया, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद आप लास्ट में जितने मर्जी जीरो लिख सकते हो। 1.55 था, पॉइंट से हमारे पास पॉइंट कट हो गया और कटिंग करते हैं 5 पे, 5 3 का 15, 36, 5 7 का 35, 5 2 का 5 3 का 15, 5 1 का 5, 31 इज ए प्राइम नंबर, तो 31 पे कटिंग कर लेते हैं, 31 1 का 31, 62 आ गया 31 2 का, तो मेरे पास आंसर 12 लैक्स आ जाएगा। तो what is the investment of company A in the year 2020? That is 12 lakh और 12 lakh is given in the B option, तो बच्चे B option हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2020, कि कंपनी ए की जो इनकम है 2020 में, तो इनकम किसके इक्वल होती है? इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने 2020 की इनकम की बात की थी कंपनी ए की, तो इसको मैंने x मान लिया था, ये मेरे पास आ गया था 0.55x, तो ये मेरे पास इनकम आ गई 1.55x कंपनी ए की। दिस इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2021, तो ये कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट के इक्वल है 2021 की। तो मैं कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट जो है 2021, इसको y लेट कर लेता हूं कि ये y है। ठीक है, यहां पे इनकम, हमारे पास इनकम की बात हो रही थी, इनकम हमने कैलकुलेट कर ली, 1.55x आ गया, और इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2021, इसको मैंने y लेट कर लिया। क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द रेशो? मुझे रेशो निकालनी है किसकी? ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इन 2020। तो कंपनी ए की हमने इन्वेस्टमेंट क्या लेट की थी? 2020 की। ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी ए की। कंपनी ए की इनकम जो थी, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, इज टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2021। तो कंपनी बी की इन्वेस्टमेंट कितनी थी 2021 में? दैट इज इक्वल टू वाई, वो हमने वाई के इक्वल ली थी। यानी कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्स रेशो वाई। मुझे ये चीज निकालने की एक्स रेशो वाई किसके इक्वल है। ठीक है, एक्स क्या था? इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2020, और y क्या था? इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन द ईयर 2021। तो 2021 की जो इन्वेस्टमेंट थी कंपनी बी की, उसको मैंने y लेट किया था, और जो इन्वेस्टमेंट थी कंपनी ए की इन द ईयर 2020, वो मैंने x लेट किया। मुझे प्रॉफिट कितना दे रखा था 2020 का, कंपनी ए का 55%, तो x का 55% हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को प्लस किया, ये मेरे पास क्या आ गई? इनकम आ गई। और मुझे फर्स्ट लाइन में दे रखा था कि दिस इनकम 1.55x, दिस इनकम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? ये देखो, इज इक्वल टू, दिस इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी इन 2021, यानी कि ये y के इक्वल है। x अपॉन y निकालना है, y इधर जाके डिवाइड हो गया, 1.55 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.55। डेसिमल हटाता हूं, ऊपर 00 आ जाएगा। 5 पे कटिंग करते हैं, 5 2 का, 0 का, 5 3 का, 5 1 का, 20 अपॉन 31, यानी कि 20:31। तो 20:31 इज गिवन इन द सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन है
रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 to 99. Based on the following paragraph, 5 golfer C, D, E, F, G play a series of matches in which the following are always true of the results. Either C is the last and G is the first, or C is the first and G is the last. मेरे पास दो कंडीशंस होंगी, 1 2 3 4 5 गोल्फर हैं. फर्स्ट पोजीशन पे सी होगा तो लास्ट पोजीशन जी की होगी, या फिर 1 2 3 4 5 अगर फर्स्ट पोजीशन पे जी है तो लास्ट पोजीशन पे सी होगा. फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन हमेशा मेरे पास यही दो कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या कहा है, इज फर्स्ट एंड जी इज द लास्ट. डी फिनिश अहेड ऑफ ई. डी जो है वो हमेशा ई से पहले फिनिश करेगी, यानी कि हमेशा मेरे पास जो कंडीशन होगी वो डी फिनिश अहेड ऑफ ई. डी का पहले फिनिश होगा, ई का बाद में. एवरी गोल्फर प्ले इन एंड फिनिश एवरी मैच. हर गोल्फर प्ले कर रहा है और हर मैच को वो एंड भी कर रहा है. देयर आर नो टाइज इन एनी मैच. कोई भी टाई नहीं है मैच के अंदर, बिल्कुल ठीक है. दैट इज नो टू प्लेयर्स एवर फिनिश इन द सेम पोजीशन इन ए मैच. यानी कि सेम पोजीशन पे गोल्फर किसी भी मैच में जो है वो फिनिश नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन, इफ एग्जैक्टली वन गोल्फर फिनिश बिटवीन सी एंड डी. सी एंड डी के बीच में सिर्फ एक ही गोल्फर है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये सी है तो डी की पोजीशन यहां पे होगी, और डी के बाद ई नहीं आना है तो ये ई की पोजीशन होगी, और एक ही गोल्फर रिमेनिंग रह गया दैट इज एफ, तो एफ की पोजीशन ये आ गई. सेकेंड कंडीशन में अगर ये सी की पोजीशन है तो डी की पोजीशन ये हो जाएगी, क्योंकि सी और डी के बीच में एक ही गोल्फर फिनिश कर रहा है. तो इन दिस केस यहां डी आ गया, डी के बाद ई आएगा, और ये हमारे पास एफ की पोजीशन आ गई. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, if exactly one golfer finish between C and D, which of the following must be true? इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन must be true है? ए ऑप्शन, C finish first. यहां पे C फर्स्ट टाइम फिनिश कर रहा है, यहां पे एंड में कर रहा है, तो A is not the answer, ये आंसर नहीं है. सॉरी. G finish first. यहां पे G फर्स्ट फिनिश है, यहां पे G एंड पे फिनिश है, ये भी आंसर नहीं है. F फिनिश थर्ड. एफ थर्ड फिनिश कर रहा है, 1 2 3 नो. डी फिनिश द थर्ड, ये भी मेरा आंसर नहीं है. ई फिनिश फोर्थ. ई की फोर्थ पोजीशन है, यस. दोनों कंडीशन में जो ई है वो फोर्थ पोजीशन पे फिनिश कर रहा है, दैट इज करेक्ट. यानी कि डी ऑप्शन इज द आंसर. डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cannot be true? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो अगेन क्वेश्चन की कंडीशंस क्या थी, 1 2 3 4 5 गोल्फर. सी से स्टार्ट होगा, जी से एंड होगा. 1 2 3 4 5. जी से स्टार्ट होगा तो हमारा सी से एंड होगा. ये टू कंडीशंस मुझे दे रखी थी. उसके बाद डी के बाद ही ई फिनिश करेगा, ये कंडीशन थी. तो F कहां पे आ सकता है? F या तो D से पहले होगा, मेरे पास ये कंडीशन होगी. इन ये थ्री पोजीशंस कितने वे में फिल हो सकती हैं? ये पहला वे हो गया. दूसरा वे कि D पहले है, F मिडिल में है, E सबसे लास्ट में है, ये दूसरी कंडीशंस होगी. थर्ड कंडीशन क्या है, D इन तीनों में पहले आ गया, E उसके बाद आ गया, और F सबसे लास्ट में आ गया. ये मेरे पास ये थ्री प्लेयर डी ई एफ इस थ्री वेज में फिनिश करेंगे अपनी गोल्फ की गेम को. अब ऑप्शन चेक करते हैं. इन्होंने क्या कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी. चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन. ई फिनिश सेकंड. क्या ई सेकंड फिनिश करेगा? ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, और ये मेरे पास फिफ्थ पोजीशन है. तो ई फिनिश सेकंड. ई फिनिश सेकंड. ई फिनिश सेकंड, नो नेवर. ई कभी भी सेकंड
फिनिश नहीं करेगा। तो ई फिनिश सेकंड ये गलत हो गया, कैन नॉट बी ट्रू। ये मेरे पास ए ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू है, ए इज द आंसर, ए हमारा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एफ फिनिश सेकंड, क्या एफ सेकंड फिनिश कर सकता है? यस, इस कंडीशन में एफ जो है वो सेकंड पोजीशन पे फिनिश कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। ई फिनिश अहेड ऑफ एफ, क्या ई जो है वो एफ से पहले हो सकता है? इस कंडीशन में ई जो है वो अहेड ऑफ एफ है, एफ से पहले फिनिश कर रहा है, यस, ये कंडीशन भी हो सकती है। डी ऑप्शन, एफ फिनिश अहेड ऑफ डी, एफ जो है वो डी से पहले फिनिश कर सकता है, यस, इस कंडीशन में एफ जो है वो डी से पहले फिनिश कर रहा है। तो ये कंडीशन, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, बट ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी। तो कैन नॉट बी ट्रू इज ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। डी फिनिश थर्ड, विच डी क्या दे रखा है? डी फिनिश थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। चार ऑप्शन में से कौन सी मस्ट बी ट्रू है? चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 पोजीशन, 1 2 3 4 5 पोजीशन। ये सी से स्टार्ट हो रहा है, जी से एंड हो रहा है, ये सी से जी से स्टार्ट हो रहा है तो सी से एंड हो रहा है। दिस वन मेरे पास ये फर्स्ट पोजीशन है, ये मेरे पास जो है ये फिफ्थ पोजीशन है। दिस वन ये सेकंड, ये थर्ड, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में मुझे दे रखा है कि डी फिनिश थर्ड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, डी ये फिनिश कर रहा है तो ई की पोजीशन ये हो जाएगी, क्योंकि डी हमेशा ई से अहेड फिनिश करेगा, और एफ की पोजीशन ये हो जाएगी। तो ये मेरे पास सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन ये आ गई। अब ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? जी फिनिश फर्स्ट, नो, ये मस्ट बी ट्रू नहीं है। ई फिनिश अहेड ऑफ एफ, ई जो है क्या वो एफ से पहले फिनिश कर रहा है? नो, ये भी ट्रू नहीं है। एफ फिनिश अहेड ऑफ ई, क्या एफ जो है वो ई से पहले फिनिश कर रहा है? यस, एफ फिनिश अहेड ऑफ ई, ये करेक्ट है। डी ऑप्शन, एफ फिनिश बिहाइंड ई, सॉरी डी, क्या एफ जो है वो डी के बाद फिनिश कर रहा है? नो, ये भी रॉन्ग है। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, सी, दैट इज द आंसर, सी इज योर आंसर। बच्चे समझ आ गया बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सी फिनिश फर्स्ट in how many different order is it possible for the other golfer to finish? 1 2 3 4 5, यहां पे C आ गया, यहां G आ गया। अब बाकी गोल्फर कितने वेज में जो हैं वो फिनिश कर सकते हैं? ये D की पोजीशन, ये E की पोजीशन, तो ये F की पोजीशन पहला वे, ये D की पोजीशन, ये F की पोजीशन, ये E की पोजीशन सेकंड वे, ये F की पोजीशन, ये D की पोजीशन, ये E की पोजीशन। तो मेरे पास टोटल 1 2 3 वेज होंगे। अगर C से हमारे पास जो है C फिनिश फर्स्ट एंड G फिनिश लास्ट, 3 वेज। C इज द आंसर, सॉरी 3 इज द आंसर दैट इज गिवन इन C ऑप्शन। तो बच्चे C ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सिक्स्थ गोल्फर, एक और गोल्फर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज H, एंटर सिक्स्थ गोल्फर H एंटर अ मैच एंड फिनिश अहेड ऑफ F, और H जो है वो हमेशा F से पहले फिनिश करेगा एंड बिहाइंड D, यानी कि D के बाद H आएगा और फिर बाद में F आएगा। मुझे गिवन है H एंटर अ मैच एंड फिनिश अहेड ऑफ F, H के बाद F आना चाहिए, एंड बिहाइंड D, तो D के बाद H आना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, हमारे पास इनमें से क्या ट्रू नहीं होगा? देखो बच्चे मेरे पास अगेन, अब E की पोजीशन की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 गोल्फर हो गए। H D और F के बीच में आ रहा है, तो C से स्टार्ट हो रहा है, G से एंड हो रहा है, या फिर G से स्टार्ट हो रहा है बच्चे, H से एंड हो रहा है।
फर्स्ट और लास्ट तो हमारे पास ये डिफाइन हो गए। अब बाकी रिमेनिंग की पोजीशन चेक करते हैं। बाकी रिमेनिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे कि सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन कितने वेज में फिल हो सकती है। तो मेरे पास यहाँ D आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ F आ गया, यहाँ E आ गया, ये फर्स्ट वे हो गया। यहाँ D आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ E आ गया, यहाँ F आ गया, ये मेरे पास सेकंड वे हो गया। नेक्स्ट वे, यहाँ D आ गया, यहाँ E आ गया बच्चे, यहाँ H आ गया और यहाँ F आ गया, ये मेरे पास थर्ड वे हो गया। थर्ड वे, दिस वन। अब E जो है वो D से पहले नहीं आ सकता, E ऑलवेज फिनिश आफ्टर D। तो मेरे पास इन गोल्फर के लिए ये 3 पोजीशंस होगी बच्चे। तो मुझे क्या निकालना है, कैन नॉट बी ट्रू। 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है। D फिनिश अहेड ऑफ G, D जो है वो G से पहले फिनिश करेगा, यस ट्रू है, क्योंकि G जो है वो अगर लास्ट में फिनिश कर रहा है तो D उससे पहले ही फिनिश करेगा। तो ये कैन नॉट बी ट्रू नहीं है बच्चे। H फिनिश अहेड ऑफ E, H फिनिश अहेड ऑफ E, यस इस केस में H फिनिश अहेड ऑफ E है, इस केस में H फिनिश अहेड ऑफ E है, ये भी ट्रू है। मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। E फिनिश थर्ड, क्या E थर्ड पोजीशन पे फिनिश कर सकता है? ये थर्ड पोजीशन है, यस इस कंडीशन में E फिनिश थर्ड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। H फिनिश फिफ्थ, क्या H फिनिश फिफ्थ पे कर सकता है? ये फिफ्थ पोजीशन है, नो H जो है वो फिफ्थ पोजीशन पे फिनिश कभी भी नहीं कर सकता, ये हमारे पास कैन नॉट बी ट्रू है। तो D ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि D ऑप्शन कैन नॉट बी ट्रू है। H नेवर फिनिश फिफ्थ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे पास था लॉजिकल वेन डायग्राम, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, हमें 4 वर्ड्स दे रखे हैं और मुझे ये बताना है ये 4 वर्ड्स जो हैं इनमें से किस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास वर्ड्स क्या थे, वर्ड थे हमारे पास पैसेंजर्स, ट्रेन, बस, टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा। तो बच्चे ये डी ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पैसेंजर जो है कंसीडर कर लेता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा पैसेंजर्स एंड ट्रेन्स में कॉमन आ गए। ये वो पैसेंजर्स हैं जो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं और यहाँ पे वो पर्सन आ जाएंगे जो पैसेंजर्स ही नहीं है, जैसे कि हम कह सकते हैं जो कि ड्राइवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास, ये ट्रेन है तो ये मेरे पास बस आ जाएगी। ये वो पैसेंजर है जो बस से ट्रेवल करते हैं, ये वो पैसेंजर्स आ जाएंगे जो टैक्सी से ट्रेवल कर रहे हैं, और ये वो पैसेंजर्स आ जाएंगे बच्चे जो कि ऑटो रिक्शा से ट्रेवल कर रहे हैं। तो मेरे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी कोई भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन आंसर नहीं है। ये 5 वर्ड्स जो हैं ये इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P मीन प्लस, P का मतलब प्लस दे रखा है, ये P है यहां पे प्लस लिख लिया, ये P था यहां भी प्लस लिख लिया, एंड R मीन्स मल्टीप्लाई, R का मतलब मल्टीप्लाई है, यहां पे R था इसकी जगह को हमने मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर दिया। S मीन्स माइनस, S को हमने माइनस से रिप्लेस कर दिया। T मीन्स डिवाइड, T को डिवाइड से रिप्लेस कर देते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बॉड मास अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, डिवाइड कहां पे था, यहां पे डिवाइड था इन दोनों के बीच में, तो 9 डिवाइडेड बाय 3 इसका जो रिजल्ट है वो 3 आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई था, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 45 आ जाएगा। तो 45 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 6 ये आ गया। तो 45 में 7 प्लस करते हैं, मेरे पास 52 हो गया, 52 में 6 प्लस करते हैं 58 हो गया, 58 में से 3 माइनस करते हैं
5 हो जाएगा। 55 इज गिवन इन द सी ऑप्शन, तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा मुझको, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहां पे मुझे क्यूब्स दे रखे हैं नेचुरल नंबर्स के, उनमें से 1 माइनस किया हुआ है। क्यूब्स -1 नेचुरल नंबर्स के क्यूब। 1 का क्यूब 1 में से 1 माइनस किया 0 आ गया। 2 का क्यूब 8 में से 1 माइनस किया 7 आ गया। 3 का क्यूब 27 -1 64 -1। 5 का क्यूब 125 -1। 6 का क्यूब 216 -1। 7 का क्यूब 343 -1। 8 का क्यूब 512 -1। 9 का क्यूब 729 -1। 10 का क्यूब 1000 -1। तो 1000 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 999 आ जाएगा। डी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। इन अ क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर मैथ्स। ये मैथ्स का सर्कल बना लेते हैं और मैथ्स के अंदर टोटल 40% स्टूडेंट्स एनरोल्ड है। इस सर्कल के अंदर टोटल 40% है, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड 70% एनरोल्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स का सर्कल बना लिया और इसके अंदर टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 70% आ जाएंगे। ठीक है, इफ 15% ऑफ द स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर बोथ मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, यहां पे 15% आ गए। तो यहां मेरे पास 70 में से 15 माइनस किया, ये 55 आ गया। और 40 में से 15 माइनस किए तो ये 25 आ गया। तीनों का टोटल करते हैं, ये 70 हो गया। 70 में 25 ऐड किया तो 95 हो गया। 5% बाहर आ गया क्योंकि टोटल परसेंटेज हमारे पास 100% होता है। What percentage of the student of the class did not enroll for either of the two subjects? किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल नहीं है, ना मैथ्स में ना इकोनॉमिक्स में। तो मुझे आउटर पोर्शन निकालना था एंड आउटर पोर्शन इज 5%। आंसर, सिंपल क्वेश्चन बच्चे। 5% इज गिवन इन ए ऑप्शन, तो बच्चे ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फादर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी इन सच अ वे that 1/2 of the total property go to A, कि total property का 1/2 जो है वो A को चला गया। and 2/3 of the remaining are shared equally between B, C, D and the rest go to E, F and G and H equally such that each get rupees 30,000. Then how much अमाउंट डज डी गेट? मुझे डी का अमाउंट बताना है कितना है। तो यहां पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहां पे डिनोमिनेटर में 2 है। मैं टोटल जो है वो लेट कर लेता हूं 3 × 2 6 लेट कर लो, ये 6 का मल्टीपल कुछ भी लेट कर लो। मैं टोटल प्रॉपर्टी 6 लेट कर लेता हूं कि हमारे पास जो ये पर्सन था, ठीक है, फादर थे, इसकी टोटल प्रॉपर्टी 6 थी। इसने 6 का 1/2 ए को दे दिया, तो 6 का 1/2 कितना हो गया? 3 पार्ट्स। ठीक है, 1/2 जो था दैट इज टोटल प्रॉपर्टी गो टू ए, वो ए को चलेगी। ठीक है, उसके बाद 2/3 जो रिमेनिंग है, अब 6 में से अगर मैं 3 माइनस करता हूं रिमेनिंग 3 रहेगी। 3 का 2/3 कितना हो गया? 3 का अगर मैं 2/3 करता हूं तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 शेयर। ठीक है, तो 2/3 ऑफ रिमेनिंग मेरे पास आ गया। 6 में से 3 माइनस किए, रिमेनिंग आ गई 3। इस 3 का 2/3 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 2 आ गया। रिमेनिंग कितना रह गया मेरे पास? रिमेनिंग रह गया 3, इसको मिल गया 2, यहां आ गया 6 और रिमेनिंग मेरे पास रह गया 1। टोटल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब 2/3 ऑफ द रिमेनिंग शेयर्ड इक्वली बिटवीन बी, सी, डी, यानी कि ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये इक्वली डिवाइड कर लिया बी, सी एंड डी में। ये बी, सी, डी में हमने डिवाइड कर लिया।
ठीक है, तो बी सी डी यानी कि 2 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो 2/3 बी को मिल गया, 2/3 बी को मिल गया, 2/3 बी को मिल गया, किसका? 6 का। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इस 2 को मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, तो 2/3 2/3 2/3 आ गया ये। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। एंड द रेस्ट गो टू, अब रेस्ट कितना रह गया मेरे पास? रेस्ट मेरे पास 1 रह गया। गो टू ई एफ जी एच इक्वली, इनको भी इक्वली मिल रहा है, यानी कि इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ई एफ जी एंड एच, ई एफ जी एंड एच, और इक्वली मीन 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4, ये इक्वली इनमें डिवाइड हो गया, सच दैट ईच गेट 30,000, यानी कि दिस 1/4 जो है ये 30,000 को रिप्रेजेंट करता है। 30,000, ये भी 30,000 को, ये भी 30,000 को, ये भी 30,000 को, तो टोटल कितना शेयर हो गया ये? 30,000 30,000 60, 30,000 30,000 60 प्लस 60 1,20,000, यानी कि दिस रिप्रेजेंट 120, यानी कि ये शेयर मेरे पास 1,20,000 आ गया। दिस वन, ये 1 पार्ट जो है वो 1,20,000 के इक्वल हो गया। तो ये 2 पार्ट से इसका डबल था, तो 1,20,000 का डबल कितना हो जाएगा? ये मेरे पास आ गया 2,40,000 आ गया, 240। अब मुझे किसका शेयर निकालना था? डी का शेयर निकालना था। डी को कितना शेयर मिल रहा है? डी को इस वैल्यू का 2/3 मिल रहा है, ये वैल्यू मेरे पास 2,40,000 है, तो व्हाट इज 240 का मैं 2/3 कैलकुलेट कर लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये मेरे पास आ जाएगा, ये पार्ट मेरे पास क्या था? ये मेरे पास था 2,40,000, और इस वैल्यू का हमारे पास जो है वो 1/3 जो था वो बी को, सी को और डी को मिल रहा था। ठीक है, तो बी को कितना शेयर मिलेगा? इस वैल्यू का, ये 2 था तो ये 2/3 नहीं करूंगा मैं, इस वैल्यू का दैट इज 2,40,000, इस 2,40,000 का 1/3 हो जाएगा बच्चे, तो दिस इज इक्वल टू 80,000। 80,000, ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू का 1/3 बी को था, 1/3 सी को था, 1/3 डी को था। ठीक है बच्चे, तो 2 की जगह हमने 2,40,000 लिख लिया, इसका 1/3 डी को चला गया, तो डी जो है उसको 80,000 आ गया, 80,000 सी को, 80,000 बी को, तीनों को टोटल करूंगा 240 आ गया। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ डी? दैट इज 80,000, दैट इज गिवन इन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉच विच गेन्स 5 seconds in 3 minutes was set right at 7 a.m. in the afternoon of the same day when the watch indicate 4:15 o'clock, the true time is। और ये क्वेश्चन हमने आपको क्लास में करवाया था, ये हमारी असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है। कैसे करना है ये? अब मुझे यहां दे रखा है कि एक वॉच जो है वो 5 सेकेंड्स गेन कर रही है 3 मिनट्स में, यानी कि अगर करेक्ट वॉच 3 मिनट्स मूव कर रही है, करेक्ट वॉच, तो रॉन्ग वॉच जो है वो 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स मूव करेगी। ठीक है, 5 सेकेंड एक्स्ट्रा मूव कर रही है 3 मिनट में। करेक्ट वॉच 3 मिनट मूव करती है, तो रॉन्ग वॉच 3 मिनट 5 सेकेंड्स मूव करती है। दोनों वॉचेस को हमने मॉर्निंग 7 AM पे बिल्कुल ठीक एक्यूरेट कर दिया। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे, सेम डे के आफ्टरनून में, व्हेन द वॉच इंडिकेट 4:15 o'clock, 4:15 o'clock का मतलब है जब ये गलत घड़ी 4:15 टाइम शो करेगी, एट दैट टाइम व्हाट इज द ट्रू टाइम? उस वक्त हमारी करेक्ट वॉच में कितना टाइम होगा? ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड की बात करेंगे। 4:15, तो अगर ये 3 मिनट 5 सेकेंड मूव करती है तो करेक्ट वॉच 3 मिनट मूव करती है। रॉन्ग वॉच अगर 1 मिनट मूव करती है तो ये 3/3 और 5 सेकेंड्स मूव करेगी। और ये जो गलत घड़ी है मॉर्निंग 7 AM से 4:15 तक कितने आवर्स मूव कर रही है? 8, 9, 10, 11, 12,
5 घंटे हो गए। 1 2 3 4, 5 + 4 9 hours 15 minutes। अगर ये गलत घड़ी 9 hour 15 minutes मूव करेगी तो हमारी ये करेक्ट वॉच कितने आवर्स मूव करेगी? 3 डिवाइडेड बाय 3 मिनट 5 सेकेंड्स मल्टीप्लाई 9 hour 15 मिनट। इसको सॉल्व कर लो, यूनिटरी मेथड, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे यूनिट सेम बनाने पड़ेंगे। ये मिनट्स है, ये सेकंड्स है, इन दोनों को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं, इनको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कितना आ गया मेरे पास? 3 मिनट 5 सेकेंड्स को मिनट में करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे। 5 1 का, 5 12 का, 12 3 का, 36 + 1 = 37/12 आ गया। अब 9 hour 15 मिनट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 hour + 15 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये मेरे पास आ गया डिवाइडेड बाय 60। 15 1 का, 15 4 का, 9 × 4 36 + 1 37/4 आ गया। अब ध्यान से देखना, ये यूनिटरी मेथड मैंने यहां लगाया, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। 3 डिवाइडेड बाय 3 मिनट्स 5 सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 37/12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 वो ऊपर आ गया। दिस वन मल्टीप्लाई, ये आवर्स में दे रखा था 9 hour 15 मिनट्स, इसको मिनट्स में कन्वर्ट किया, आवर्स में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आ गया 37/4। ये आवर्स बन गया, ये मिनट है, ये मिनट है, ये आवर्स आ गया। इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सॉल्व करते हैं। 37 से 37 कट गया, 4 3 का 12, 3 × 3 9 × 60, ये मेरे पास मिनट्स आ गए। आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसको मैं 60 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये 9 आवर्स आ जाएंगे। अगर रॉन्ग वॉच जो है वो 9 hour 15 मिनट्स मूव करती है तो हमारी जो करेक्ट वॉच है वो सिर्फ 9 आवर्स मूव करेगी। तो मॉर्निंग 7 AM के बाद अगर मैं 9 आवर्स काउंट करता हूं बच्चे तो दैट इज इक्वल टू 4 PM। हमारी घड़ी में 4 PM होंगे। सी ऑप्शन इज द आंसर, सी ऑप्शन मेरा आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ पोर्ट्रेट अ लेडी टेल हर फ्रेंड, यानी कि जो स्पीकर है वो लेडी है, अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही है। और किसके बारे में बात कर रही है? एक पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रही है। स्पीकर लेडी है, क्या कह रही है? ही इज, यानी कि पोर्ट्रेट जो है ही, यानी कि ये किसी मेल का पोर्ट्रेट है। ही इज द ग्रैंडसन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर। माई फादर, लेडी कह रही है माई फादर, तो लेडी से स्टार्ट करते हैं जो उसकी स्पीकर है। लेडी कह रही है माई फादर, लेडी के फादर की बात हो रही है। उसके बाद क्या कहा है? एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, यानी कि फादर का एल्डर ब्रदर, बिगर ब्रदर। ठीक है, ये और इस ब्रदर का ग्रैंडसन, इसके ग्रैंडसन की बात हो रही है, यानी कि ब्रदर के सन की बात हो रही है। इसका पोर्ट्रेट जो था उसके बारे में बात कर रही है लेडी। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द बॉय, ये जो पोर्ट्रेट के अंदर बॉय है, हाउ इज बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस वुमेन, दिस लेडी, क्या रिलेशन है इन दोनों का? ये लेडी और ये सन जो है ये कजन्स हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स हैं। ये कजन ब्रदर है, ये कजन सिस्टर है। अब कजन ब्रदर का जो सन होगा वो लेडी का क्या लगेगा? वो नेफ्यू लगेगा, ब्रदर नहीं होगा, अंकल नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ नहीं होगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेट होगी, ए ऑप्शन इज द आंसर। तो ये नेफ्यू होगा ब्रदर का, सॉरी लेडी का, इस लेडी का ये भतीजा होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। ब्रदर सन, ये इसके ब्रदर का सन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन डिग्रीज?
पर सेकंड, मुझे पर सेकंड का डिफरेंस निकालना है। तो हमारे पास ये क्लॉक है, यहां पे 12 है, हमारी सेकंड की हैंड यहां पे है, ये सेकंड की हैंड पूरा एक सर्कल कितनी देर में कंप्लीट करती है? 1 मिनट में कंप्लीट करती है। तो 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड्स। 60 सेकंड्स में जो सेकंड हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? वो ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। 1 सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड की बात हो रही है, पर का मतलब है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग करते हैं, इसके आगे 60 सॉरी, तो 0 से 0 6 डिग्री का एंगल बनेगा। जो सेकेंड हैंड है वो 1 मिनट में 1 सेकेंड में, जो सेकेंड हैंड है वो 1 सेकेंड में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड, अब हमारी मिनट हैंड 12 के ऊपर है। मिनट हैंड दोबारा 12 पे 1 घंटे के बाद आएगी, 1 आवर के बाद, यानी कि 1 आवर में मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 से डिवाइड कर लेते हैं 6 डिग्री का। 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकेंड्स लिख सकता हूं। 60 सेकेंड में 6 डिग्री हो गया। 1 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल हुआ? 1 सेकेंड में 6 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 1/10 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट हैंड 1 सेकेंड के अंदर। 1 सेकेंड के अंदर दोनों एंगल्स का डिफरेंस निकालना है। सेकेंड हैंड जो है वो 1 सेकेंड में 6 डिग्री, मिनट हैंड जो है वो 1 सेकेंड में 1/10 डिग्री। दोनों को माइनस कर लेते हैं, 6 माइनस 1/10, एलसीएम आ गया 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 60 माइनस 1 59/10 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस पर सेकेंड? डिफरेंस पर सेकेंड इज 59/10 डिग्री। सी ऑप्शन इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइडे फॉल्स ऑन 7th December 2007 कि हमारे पास 7th December 2007 को फ्राइडे था। मुझे क्या निकालना है? What day of the week was it on 9th March, मार्च यानी कि 3rd month 2008? कौन सा डे होगा? दोनों डेज के बीच में, दोनों डेट्स के बीच में, ये जो दोनों डेट्स हैं इन दोनों के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले दिसंबर की बात करते हैं। दिसंबर 2007 की बात करते हैं। 31 डेज होते हैं, 7 डेज चले गए, 31 में से 7 माइनस कर लेते हैं। 31 में से 7 माइनस किया, मेरे पास आ गया 24। 24 डिवाइडेड बाय 7, ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 3 ऑड डेज आ जाएंगे दिसंबर में। जैन में टोटल 31 डेज होते हैं, 3 डेज ऑड आ गए, 7 से डिवाइड किया तो। फेब 2008 की बात करते हैं, दिस फेब की, ये लीप ईयर है, 29 डेज हैं, डिवाइडेड बाय 7 किया, 1 ऑड डे आ गया। मार्च की बात करेंगे, मार्च कौन सी डेट तक जाना है मुझे? 9 मार्च तक जाना है, डिवाइडेड बाय 7 किया तो 2 ऑड डेज यहां पे आ गए। टोटल किया 3 + 3 6 + 1 7 + 2 टोटल 9 आ गया। 7 से डिवाइड किया, मेरे पास 2 ऑड डेज आ गए। 2 ऑड डेज। यहां से आगे मूव करना है, फ्राइडे के बाद 2 डेज काउंट कर लो, सैटरडे संडे, तो मेरे पास से इस डेट को संडे होगा। ठीक है, इफ 7th December 2007 was Friday, then 9th March 2008 was Sunday. कौन सा डे बच्चे? संडे। संडे इज गिवन इन द ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। द एवरेज हाइट ऑफ 5 पीपल इन अ रूम इज 160 सेंटीमीटर। 5 पीपल की मुझे एवरेज दे रखी है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द हाइट ऑफ 5 पीपल? सम कितना हो जाएगा? सम कैसे निकलता है? एवरेज को हम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 800 सेंटीमीटर।
सिक्स्थ पर्सन विद द हाइट 172 सेंटीमीटर एंटर इन द रूम। सिक्स्थ पर्सन एंटर करता है रूम के अंदर जिसकी हाइट 172 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द सिक्स पर्सन इन द रूम इज। अब सिक्स पर्सन की मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये 5 पर्सन का टोटल है, ये 6 पर्सन की हाइट है, ये 2 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। मेरे पास एवरेज किसके इक्वल होता ही है, सम अपॉन नंबर। सम हमारे पास है 972 और नंबर हमारे पास 6 पर्सन हो गए। कटिंग कर लेते हैं, 6 1 का 6, 37, 6 6 का 36, 1 6 2 का 12, तो 162 सेंटीमीटर हमारे पास जो है वो एवरेज हाइट आ गई। तो 162 सेंटीमीटर इज गिवन इन डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 30% marks in the first paper of physics out of 180 marks. टोटल मार्क्स हैं 180 और टोटल मार्क्स में उसकी परसेंटेज कितनी थी इस फर्स्ट पेपर जो कि फिजिक्स का था, 30%। परसेंटेज 30%, तो इस वैल्यू का 30% कैलकुलेट करते हैं तो उसके मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स तो परसेंटेज निकालते हैं, 18 3 का 54 मार्क्स आ गए। इस वैल्यू की 30% कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद क्या कहा है, एंड ही हैज टू गेट एन ओवरऑल स्कोर ऑफ एटलीस्ट 50% इन 2 पेपर्स। उसके दूसरे पेपर और फर्स्ट पेपर को मिला के टोटल 50% मार्क्स आए हैं। ठीक है, 50% in 2 पेपर। द सेकेंड पेपर इज कैरिंग 150 मार्क्स। सेकेंड पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे, वो 150 थे। तो दोनों पेपर्स का टोटल कितना हो गया, 0 और 3, 1 कैरी, 330 मार्क्स हमारे पास 2 पेपर्स का टोटल आ गया। क्या कैलकुलेट करना है, द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ही शुड स्कोर इन द सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर में उसने कितना स्कोर किया था टू गेट द ओवरऑल एवरेज स्कोर। मुझे ओवरऑल एवरेज स्कोर गिवन था, तो मुझे सेकेंड पेपर की परसेंटेज निकालनी है। तो 50% ऑफ 330 कितना हो जाएगा, इसका 50% निकाल लेते हैं। 2 1 का 2 6 का और 165 मार्क्स, दोनों पेपर्स के टोटल मार्क्स। तो 165 में से 54 माइनस करते हैं तो सेकंड पेपर के मार्क्स आ जाएंगे। 4 + 1 5 हो गया और ये 1 हो गया। 111 मार्क्स सेकंड पेपर में आए थे। परसेंटेज निकालनी है, 111 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 2 का, 5 3 का, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 2 2 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 का 21, 12 हो गया। 3 4 का, तो 74% इसके सेकेंड पेपर में मार्क्स आए थे, ताकि ओवरऑल 50% मार्क्स आ गए। तो 74% इज गिवन इन द सी ऑप्शन। तो बच्चे सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड ORGANISE organize, ORGANISE organize is written as BHSPDRHM दिस वे में। ठीक है बच्चे, चलो अगर मैं O में +1 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P आ गया। R में +1 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, S आ गया। G में +1 करता हूं, H आ गया। A में +1 करता हूं, B आ गया। दिस वन, इन चारों को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा BHSP, ये आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं n से -1 करता हूं, n में -1 करता हूं तो M आ गया।
I में -1 करता हूं तो H आ जाएगा, S में -1 करता हूं तो R आ गया, और E में -1 करता हूं तो D आ गया। अब इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं तो DRHM आ जाएगा, DRHM ये मेरा कोड बन गया। समझ आ गए बच्चे? चलो अब मुझे किसका कोड निकालना है? DESTINED। ठीक है, तो सबसे पहले D में +1 करते हैं, ये आ जाएगा, E आ गया, E में +1 किया, F आ गया, S में +1 किया, T आ गया, और T में +1 करते हैं, RSTU। इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं EFTU को, तो ये आ जाएगा UTFE। दिस इज नॉट द आंसर। U2FE दिस, U2FE दिस, या नन ऑफ दिस। आइदर बी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन, या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, D से -1 करते हैं बच्चे। अब इनको चेक करना है, D से -1 किया, C आ गया, E से -1 किया तो D आ गया, N से -1 किया, M आ गया, और I से -1 किया तो H आ गया, HIMNDECD। तो CDMH दिस। तो मेरे पास जो कोड है दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज माय आंसर बच्चे। समझ आ गए बच्चे? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन। यानी कि एक मैन की जो एज है वो किसके इक्वल है? 3 times। किसका 3 times? सम ऑफ द एजेस ऑफ सन 1 प्लस सन 2। 2 सन की एजेस के सम का 3 times। ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस है। आगे क्या दे रखा था? ऑफ हिज 2 sons एंड 5 year लेटर, आज से 5 साल के बाद, 5 year लेटर हिज एज विल बी डबल। मैन की एज क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। किससे? डबल द सम ऑफ द एजेस, देयर एजेस, यानी कि सन 1 प्लस सन 2 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन ये आफ्टर 5 year होगा, आफ्टर 5 years। ठीक है। What is the father's present age? फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? सिंपल बच्चे, ऑप्शन यूज करेंगे। जो फादर की प्रेजेंट एज है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल होंगी, क्योंकि यहां पे 3 इंटू S1 प्लस S2 है। S1 प्लस S2 की जो भी वैल्यू हो, अगर मैं प्लस करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैन की एज 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन चेक करते हैं। दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। आइदर आंसर इज बी ऑप्शन या आंसर इज सी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन कंसीडर करते हैं कि मैन की एज जो है वो हमारे पास है 45 years। तो सन 1 और सन 2 इन दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा? 45 को 3 से डिवाइड करते हो तो इन दोनों की एज का जो सम है वो 15 आ गया। S1 प्लस S2 15 आ गया। इन दोनों को सेकेंड इक्वेशन में सेटिस्फाई करवाते हैं। आज से 5 साल के बाद मैन की एज 50 हो जाएगी, 50, और सन 1 की एज जो है उसमें 5 इंक्रीज हो जाएगा, सन 2 की एज भी 5 इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि जितना आज सम है उसमें 5 + 5 10 ऐड कर लूंगा। दोनों की एज का प्रेजेंट सम 15 है, इनमें 10 ऐड किया तो इन दोनों की एज का सम आफ्टर 5 year 25 हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा? 50 के इक्वल आ गया। ये सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई हो गया। इट मीन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन? 45 years। बी ऑप्शन इज द आंसर। बी ऑप्शन मेरा आंसर है। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, मैं सी को टिक कर देता। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन है फॉर मुझे यहां पे डायरेक्शन दे रखी है। क्या डायरेक्शन है? बी सी डी आर लोकेटेड एट डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए। चलो ठीक है, ये मेरे पास एक ए सिटी है और डिफरेंट डायरेक्शन पे है बी। यहां पे बी बना लिया और यहां पे मैंने सी बना लिया और यहां पे मैंने डी सिटी बना लिया। दिस वन। आगे क्या दे रखा है? बी सी एंड डी are located at different direction from A, while it takes 30 hours to reach B from A.
ए से बी सिटी में जाने के लिए हमें 30 आवर्स लगते हैं। उसके बाद 30 आवर्स 30 hours. C and D are for 15 and 20 hours away from A. C सिटी को 15 आवर्स लगते हैं और D सिटी को जो है वो 20 आवर्स लगते हैं फ्रॉम सिटी A। 20 आवर्स, मैंने यहाँ पे आवर्स साथ में लिख लिए कि A से C को 15 आवर्स, A से D को 20 आवर्स, A से B को 30 आवर्स। आगे क्या दे रखा था, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, B and C are 50 and 20 hours respectively from D। फ्रॉम D, D से B को 50 आवर्स लगते हैं और D से सिटी C को 20 आवर्स लगते हैं। ये 20 आवर्स लगते हैं, 20 आवर्स। ठीक है, आगे क्या कहा, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम D। आगे क्या कहा है, while the travel from B to C will be 40 hours। B से C सिटी को 40 आवर्स का ट्रेवल है। Which of the following statement is true? 4 ऑप्शन हैं, A B C D में से कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है, करेक्ट है, ये हमें बताना है। ये चीज मुझे गिवन थी डायरेक्शन के अंदर, वो हमने यहां पे ब्रेक कर दी। ऑप्शन ए रीड करते हैं, The time taken to travel from A to B का टाइम कितना है, 30 hours। This time is same, ये टाइम सेम है as that taken to travel between D and C। तो D से C सिटी का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 20 hours है। क्या ये दोनों सेम है? नो, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ए आंसर नहीं है। बी ऑप्शन चेक करते हैं, इट टेक डबल द टाइम टू रीच बी फ्रॉम डी। तो बी फ्रॉम डी ये मेरे पास 50 आवर्स है और ये टाइम डबल है किससे, एज इट टेक टू रीच बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए हमारे पास 30 आवर्स है। 30 आवर्स का अगर डबल टाइम कर लूंगा तो वो 50 के इक्वल आ जाएगा। नो, ये भी डबल टाइम नहीं है, तो ये ऑप्शन भी मेरी रॉन्ग है, नॉट द आंसर। सी ऑप्शन, द टाइम टेकन टू रीच सी फ्रॉम बी। सी फ्रॉम बी हमारे पास कितने आवर्स हैं, 40 आवर्स। इज डबल, ये क्या है, दिस इज डबल, किस वैल्यू का डबल है ये, दैट द टाइम टेकन टू रीच सी फ्रॉम डी। सी फ्रॉम डी 20, ये 20 का डबल है। यस, ये करेक्ट है, 20 इंटू 2 40। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज द आंसर। सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ट्रेवलिंग टाइम टू रीच बी फ्रॉम ए। बी फ्रॉम ए 30 आवर्स थ्रू सी। बी फ्रॉम ए थ्रू सी, ठीक है, मुझे बी स्टेशन पे जाना है ए से, लेकिन सी के थ्रू जाना है। तो पहले मैं ए से सी में जाऊंगा 15, फिर 15 प्लस 40, पहले मैं ए टू सी फिर सी टू बी, तो ये मेरे पास टोटल टाइम हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, 40 15 प्लस 40, बी टू ए थ्रू सी। चलो उसके बाद दिस टाइम 55 इज लेस देन, ये लेस है किससे, लेस देन द ट्रेवलिंग टाइम टेकन टू रीच बी फ्रॉम डी। फ्रॉम डी, बी से डी यानी कि ये 50 आवर्स है। अब मुझे दे रखा है कि 55 इज लेस देन 50, रॉन्ग, ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। चारों ऑप्शन में से सिर्फ सी ऑप्शन करेक्ट है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू is greater than T, R is greater than Q, S is greater than T, T is greater than R, which of the following must be true? चलो सबसे पहले मुझे दे रखा है, इसको कंसीडर करते हैं, T is greater than R, T greater than R है। उसके बाद S greater than T है, S greater than T, तो दोनों को कंबाइन कर लिया, S greater than T, T greater than R। उसके बाद R ग्रेटर देन Q, R जो है वो Q से ग्रेटर है, R ग्रेटर देन Q, ये भी मेरे पास आ गया। उसके बाद सबसे पहले क्या दे रखा था, U ग्रेटर देन T, तो U ग्रेटर देन T,
लेकिन इन दोनों में से कौन ग्रेटर है ये नहीं हमें मालूम। स्टेटमेंट 1, U ग्रेटर देन S, नो, ये हम नहीं कह सकते, मस्ट बी ट्रू, नहीं हो सकता ये। S ग्रेटर देन Q, ये S है, ये Q है, यस S ग्रेटर देन Q है, ये करेक्ट है। U ग्रेटर देन R, ये U है और यहां पे R है, यस U ग्रेटर देन R है, U ग्रेटर देन R, तो ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3 ओनली इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट दोनों सिर्फ ट्रू है, मुझे भी मस्ट बी ट्रू निकालना था, बी ऑप्शन इज द आंसर, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर, मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालने हैं, तो मेरे पास स्मॉल स्मॉल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, रो में 4 है, कॉलम में कितने हैं, 1 2 3, कॉलम में 3 है, तो पहले 4 इंटू 3 हो गए, 4 में से 1 माइनस करो 3, 3 में से 1 माइनस करो 2, तो 3 इंटू 2 हो गए, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 2 इंटू 1 हो गए, फिर 1 इंटू 0 कंसिडर नहीं करना, तो 4 इंटू 3 ये 12 हो गए, 3 इंटू 2 6 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस कर लेते हैं 12 6 18 2 20, टोटल हमारे पास 20 स्क्वायर्स हैं। 20 इज गिवन इन सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन बच्चे हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a snail is at the bottom of 20 meter deep pit. Every day the snail climbs 5 meter upward, वो 5 मीटर ऊपर जाती है बच्चे, but at night it slides 4 meter back downward, और during night वो 4 मीटर जो है वो नीचे स्लिप हो जाती है। How many days does the snail take to reach the top of the pit? वो कितनी देर में टॉप ऑफ द पिट के ऊपर पहुंच जाएगी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि वो पर डे 5 मीटर क्लाइंब करती है, 4 मीटर स्लिप कर जाती है, तो उसका पर डे जो आउटपुट है वो सिर्फ 1 मीटर का है। मैं यहां पे 14 डेज कंसीडर करता हूं, 14 डेज में वो कितने मीटर्स जो है वो क्लाइंब करेगी, 1 मीटर पर डे, तो 14 डेज में वो 14 मीटर क्लाइंब कर जाएगी। अब बात करते हैं 15th डे की करते हैं, तो 15th डे में वो 5 मीटर और ऊपर चली जाएगी, तो 14 + 5 टोटल वो 19 मीटर ऊपर पहुंच जाएगी। बट ड्यूरिंग नाइट, 15th डे की नाइट में, ड्यूरिंग नाइट वो 4 मीटर स्लिप कर जाएगी, तो 19 - 4 यानी कि 15 मीटर ही वो रह जाएगी। अब बात आती है 16th डे की, 16th डे, तो 16th डे में वो 15 मीटर + 5 मीटर और ऊपर जाएगी और टोटल 20 मीटर के पिट को वो कवर कर लेगी। 20 मीटर का जो डेप्थ है पिट की उसको कवर कर लेगी, रात की बात ही नहीं आएगी, वो पिट से बाहर आ जाएगी। तो टोटल उसको 16 डेज लगेंगे इस पिट को क्लाइम करने के लिए। डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। पाइप ए फिल द टैंक ऑफ 700 लीटर, ये मुझे टोटल कैपेसिटी दे दी टैंक की 700 लीटर कैपेसिटी, एट द रेट ऑफ 40 लीटर अ मिनट। मुझे इसका वर्क भी दे दिया पाइप ए का कि वो 40 लीटर फिल करती है पाइप ए 1 मिनट में, पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट की बात हो रही है। उसके बाद अनदर पाइप बी फिल द टैंक, बी पाइप जो है वो फिल करती है टैंक को एट द रेट ऑफ 30 लीटर पर मिनट, 30 लीटर पर मिनट में फिल कर रही है, पर मिनट। उसके बाद अ पाइप एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्रेन्स द टैंक एट द रेट ऑफ 20 लीटर अ मिनट। और जो थर्ड पाइप है वो एग्जॉस्ट पाइप है, ये फिल कर रही है, ये भी फिल कर रही है, बट ये वाटर जो है ये बाहर निकाल रही है, ठीक है, ड्रेन कर रही है। तो ये इसकी स्पीड कितनी है बच्चे, 20 लीटर पर मिनट में। उसके बाद इफ द पाइप इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनट एंड देन क्लोज, एंड पाइप बी इज केप्ट ओपन फॉर अ मिनट एंड देन क्लोज, and then pipe C is kept open for a minute and then closed.
पहले पाइप ए मैंने ओपन की फर्स्ट मिनट में, सेकंड मिनट में बी पाइप ओपन की, ए को बंद कर दिया, थर्ड मिनट में बी को बंद कर दिया, सी ओपन कर दी, ठीक है। एंड द साइकिल रिपीटेड, यही साइकिल हम रिपीट करते गए, पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी एंड सो ऑन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एम्प्टी टैंक टू ओवरफ्लो? इस टैंक को ओवरफ्लो होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट मिनट में पाइप ए मैंने ओपन की, 40 लीटर फिल हो गया फर्स्ट मिनट में। सेकेंड मिनट में हमने बी पाइप ओपन की, 30 लीटर और फिल हो गया, टोटल टाइम 2 मिनट्स हो गए। थर्ड मिनट में हमने पाइप सी ओपन की, तो ये हमारे वाटर को ड्रेन कर रही है, तो 3 मिनट्स का मेरे पास जो है वो आउटपुट आ गया। 3 मिनट्स का कितना हो गया? 40 प्लस 30 70, 70 माइनस 20 50 लीटर वाटर फिल होता है बच्चे 3 मिनट्स में। 3 मिनट्स में टोटल हमारे पास 50 लीटर वाटर फिल होता है। अगर मैं बात करता हूं 13 मिनट्स की, मैं 13 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 3 मिनट्स में 50 लीटर, मेरे पास टोटल कैपेसिटी है 700। तो ये 13 क्यों लिया मैंने? मुझे इस 50 को किस वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे पास वैल्यू जो है वो 700 के नियरेस्ट आ जाए, 700 लीटर के नियरेस्ट आ जाए। अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 13 इंटू 5 650 लीटर मेरे पास वाटर आ जाएगा। कितने मिनट में? 13 इंटू 3 39 मिनट्स में, क्योंकि 3 मिनट्स का आउटपुट है। ये 3 मिनट्स के हम कितने पेयर्स बनाएं? 3 3 3 3 3 3 3 3 मिनट्स के अगर मेरे पास टोटल 13 पेयर होंगे, 3 मिनट्स के पेयर में 50 लीटर है, 50 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 650 लीटर वाटर फिल हो गया। कितनी देर में? 39 मिनट्स में। 39 मिनट्स में हमारे टैंक के अंदर 650 लीटर वाटर आ गया। ठीक है बच्चे, ऑप्शन चेक करते हैं। 39 से ज्यादा टाइम लगेगा, सभी ऑप्शन 39 से ज्यादा ही है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट 1 मिनट की। अब टर्न किसकी है? 39 मिनट के बाद मेरे पास अब टर्न है पाइप ए की। तो पाइप ए को मैं ओपन करता हूं फॉर 1 मिनट। हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा 40 मिनट्स। मेरे पास 39 प्लस 1 मिनट, टोटल टाइम आ गया 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स में मेरे पास वाटर कितना फिल हो जाएगा? पाइप ए जो है वो 40 लीटर फिल करती है, हमारे टैंक में टोटल 690 लीटर हो जाएगा 40 मिनट्स में। मेरा आंसर 40 से ज्यादा है, मेरा आंसर 39 नहीं हो सकता। अगर 1 मिनट में और पाइप ओपन करता हूं, अब टर्न किसकी है? अब बी की टर्न है। अगर हम यहां 1 मिनट कंसीडर करते हैं, बी पूरे 1 मिनट जो है वो वाटर फिल करेगा कितने लीटर? 30 लीटर। लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? और ओनली 10 लीटर की रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि हमारा टैंक जो है वो 40 प्लस 1 41 मिनट से पहले फिल हो जाएगा, 40 मिनट के बाद फिल होगा। यानी कि आंसर लाइज बिटवीन 40 एंड 41 मिनट। ऑप्शन चेक करते हैं। 42 इज नॉट द आंसर। या तो आंसर 40 मिनट 33 सेकेंड्स है, या मेरा आंसर नन ऑफ द अबव है। दोनों में से कोई एक आंसर है। अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ओनली 10 लीटर की है, और ये जो हमारे पास पाइप बी की टर्न है, पाइप बी जो है वो पूरे 1 मिनट अगर ओपन रहती है तो 30 लीटर वाटर फिल कर देगी। ये बी पाइप जो है ये 10 लीटर वाटर कितनी देर में फिल करेगी? 10 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 1/3 ऑफ ए मिनट। 1/3 ऑफ ए मिनट। रिक्वायरमेंट 10 लीटर की है, 690 फिल हो चुका है, टोटल कैपेसिटी 700 है, 10 लीटर रिमेनिंग रह गया। डिवाइडेड बाय ये पूरे मिनट काम करेगी तो 30 लीटर फिल कर देगी। ठीक है, तो 1 मिनट का 1/3 पार्ट जो है ये फिल करेगी, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट ही 1/3 वाटर की और है।
तो 1/3 ऑफ ए मिनट कितना हो जाएगा बच्चे, 1/3 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। यानी कि जो पाइप बी है वो सिर्फ 20 सेकेंड्स जो है वो वर्क करेगी और हमारा टैंक जो है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो 20 सेकेंड्स और ऐड कर देते हैं, हमारा टाइम कितना हो गया बच्चे, 40 मिनट पहले थे और पाइप बी के ओनली 20 सेकेंड, टोटल टाइम हमारे पास आ गया 40 मिनट 20 सेकेंड्स में ये टैंक जो है ये ओवरफ्लो हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन में 33 सेकेंड्स दे रखे थे लेकिन आंसर हमारा 20 सेकेंड्स है। इट मीन डी ऑप्शन इज द आंसर, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056? 1056 में से 1056 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूं और वो नंबर गिवन इन द ऑप्शन, ताकि सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 23, ताकि ये जो सम है ये 23 से डिविजिबल हो जाए। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 2 4 का 23 4 का 4 3 का 12 2 1 कैरी 4 2 का 8 प्लस 1 9 92 आ गया। माइनस कर लेते हैं, ये आ गया 136 आ गया। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये जाएगा 6 पे। 6 3 का 18 8 1 कैरी 6 2 का 12 प्लस 1 13, बट 136 जो है वो स्मॉलर है, 138 ग्रेटर है। अगर इस 6 की जगह 2 होता 138 बन जाता, इस 6 की जगह 2 होता तो ये 138 बन जाता, एंड दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। इट मीन 1058 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23। मेरे पास नंबर क्या था 1056, तो माइनस किया 138 में से 136 माइनस किया तो मेरे पास 2 आ गया। इट मीन अगर मैं 1056 में 2 ऐड कर देता तो मेरे पास जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 23 आ जाता। तो लीस्ट नंबर इज 2। योर आंसर इज ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 5 बुक्स A, B, C, D and E placed on a table. If A is placed below E, A जो है वो E से below है, C is placed above D, C is placed, book C जो है वो D के ऊपर है, E is placed below A, B is placed below A, B जो है वो A से नीचे है, B is placed below A and D is placed above E, D is placed above E। तो ये मेरे पास ऑर्डर आ गया इनका जैसे हमने उनको प्लेस किया है। Then which of the following book touches the surface of the table? कौन सी बुक जो है वो टेबल के सरफेस को टच कर रही है? दैट इज बुक बी। बी इज गिवन इन द बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। मुझे इन वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है। लॉक 1 है, वो डोर जो है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, की 3 को, स्विच ऑन 4 को, रूम 5 को। ऑप्शन दे रखा है, ये जो सीक्वेंस है या तो 3 से स्टार्ट होगा या 5 से या 1 से या 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप खुद देखते हो, अगर मैं ए ऑप्शन कंसीडर करता हूं, सबसे पहले मैंने की ली, 3 नंबर 1 था, की के बाद मैंने लॉक ओपन किया, 1 आ गया, लॉक ओपन करने के बाद 2 आ गया, यानी कि मैंने डोर ओपन किया, मैंने की ली, की से लॉक ओपन किया, लॉक से मैंने डोर ओपन किया, उसके बाद मैं रूम के अंदर चला गया, 5 आ गया, रूम के अंदर जाने के बाद मैंने स्विच ऑन कर दिया। यस, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बनता है, तो ए इज द आंसर, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, मैं बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेता हूं कि कोई लॉजिक बनता है। सबसे पहले मैं रूम के अंदर था, रूम, उसके बाद मैंने स्विच ऑन किया, ठीक है, मैंने रूम के बाद स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद
उसके बाद मैंने की ली, की के बाद मैंने लॉक किया, लॉक के बाद मैंने दरवाजे को क्या किया फिर, ठीक है। तो दिस इज नॉट द लॉजिक सीक्वेंस। मैं सी ऑप्शन चेक करता हूं। सबसे पहले हमने लॉक लिया, लॉक करने के बाद हमने डोर, अब लॉक खोला, अगर मैं कहता हूं लॉक खोला, लॉक के बाद हमने डोर ओपन किया, डोर के बाद मैंने कीज का क्या किया, गलत, कीज पहले आनी चाहिए थी, ठीक है। डोर ओपन होने के बाद की का कोई रोल नहीं है। अगेन दिस इज नॉट द आंसर। डी की बात करते हैं। सबसे पहले हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद हम रूम के अंदर गए, उसके बाद अंदर जाने के बाद हमने डोर ओपन या क्लोज किया, उसके बाद 1, फिर हमने लॉक किया, फिर लॉक के बाद हमने कीज का क्या किया। नो, कोई भी लॉजिक सीक्वेंस मेरे पास नहीं बनता। तो 4 ऑप्शन में से 3 एलिमिनेट होगी, एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रहे जो कि लॉजिक सीक्वेंस बनाती है, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। तो ये थी आपके पेपर की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने थे। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट बच्चे।